Hello, good morning, welcome to Sarit classes. Now it's a very important task we are going to start, that is our new horizon, that is climatology. देखिए यहाँ पे शब्दों को बहुत समझना है आपको. अभी हम क्या देखने वाले हैं, क्लाइमेटोलॉजी हमारा नेक्स्ट पोर्शन स्टार्ट होने वाला है. हाँ मैं समझ गया. आपने बोला है कि सर आपने ओशनोग्राफी की कुछ अलग से पीपीटी वगैरह शो नहीं की. देखिए बेटा, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डायग्राम बना दिए थे. ज़्यादा बच्चों के कमेंट आए नहीं, इसलिए मैंने वो अलग से एक लेक्चर कंडक्ट किया नहीं. इन फ्यूचर अगर उसी वीडियो के नीचे भर के अगर कमेंट आए ना बाल्टियों में, तो यहाँ पे हम समुंदर ही यहाँ पे दिखा देंगे आपको एक्चुअली. ठीक है, तो आज हमारा जो है न्यू ये हम कर रहे हैं फिजिकल ज्योग्राफी. अरे देखिए बेटा, जो मैक्सिमम टाइम लगता है ना हमारा, फिर दोबारा मैं रिकॉल करवा देता हूँ. कुछ बच्चे सुप्त अवस्था में चले गए हैं, उनको याद ही नहीं रहता कि भाई हमारे जो ऑप्शनल होते हैं उसके अंदर 2 पेपर होते हैं. इसके अंदर भी ये कुछ इस तरीके आगे जाके बाइफर्केट हो जाता है ए और बी में. ठीक है, इसके अंदर आती है आपकी फिजिकल ज्योग्राफी, इसमें आ जाती है आपकी ह्यूमन ज्योग्राफी. ठीक है, और फिर इस तरीके से आपकी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ये मतलब ए बी इस तरीके से डिवाइडेड होता है. तो अभी तक हम किसको कवर कर रहे हैं, इसे ही कवर कर रहे हैं. इसके अंदर भी अभी तक हमने किसको कवर किया है, जियोमॉर्फोलॉजी को कवर किया है, और ओशनोग्राफी को हमने बहुत ही फटाक देसी कवर कर लिया है. और एक और चीज यहां पे बताता हूं, मैक्सिमम टाइम कहां लगता है हमें कोई भी चीज कवर करने में किसी भी ऑप्शनल में, उसका ये मैं सिर्फ ज्योग्राफी का नहीं, जितने भी ऑप्शनल है उसके अंदर सबसे ज्यादा समय इसी को लगता है, और इसके अंदर भी इसे लगता है. और उसके अंदर भी एक स्पेसिफिक टॉपिक होता है, चाहे आप एंथ्रोपोलॉजी, चाहे आप सोशियोलॉजी, चाहे आप क्या लीजिए, हिस्ट्री लीजिए. अरे हिस्ट्री तो इतना वास्ट है, एंशिएंट से लेकर के वर्ल्ड तक जाना पड़ता है उसके अंदर. अगर आप किसकी बात करें, हिस्ट्री के अंदर आपका जो मिडिवल पार्ट है ना, उसके अंदर जो मुगल वाला पार्ट है, और इसी तरीके से एंशिएंट के अंदर जो एंशिएंट पार्ट आ जाता है, कहाँ तक की बताऊं मैं, 300 BC तक, जहाँ पे आपका अशोका का जो पूरा एक टाइम पीरियड आता है. ये क्या थोड़े से मेजर चंक होते हैं, इनको समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यही पूरे आगे 1200 टाइम पीरियड को डिफाइन करते हैं. यही मुगल्स जो आते हैं इंडिया के अंदर, मुगल से लेकर के आगे ब्रिटिशर तक की, ये क्या है, करेक्टिंग लिंक होता है. बहुत गहराई में ये जाके पढ़ना होता है हिस्ट्री ऑप्शनल में. ओशनोग्राफी में क्या होता है, जियोमॉर्फोलॉजी एज ए आपका क्या होता है, बेस क्यों होता है, क्योंकि सारी चीजें कहाँ बनती है, अरे जमीन पे तो होती है. आप कहाँ रहते हो सर, हवा में रहते हैं. अरे बहुत बढ़िया, हम तो रहते हैं भाई कहाँ पे, अपने कमरे में. ठीक है, कमरा कहाँ है, जमीन के ऊपर है. और चलिए, इसके बाद हमने देखिए ओशनोग्राफी को 2 से 3 दिन के अंदर मैंने निपटा दिया है. अब हमारा चलेगा क्लाइमेटोलॉजी. टारगेट है 4 दिन के अंदर इसको भी क्या कर देंगे, निपटा देंगे क्लाइमेटो को. ठीक है, क्लाइमेटो के बाद आता है आपका बायोजियोग्राफी. ठीक है, बायोजियोग्राफी के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपकी आती है फिजिकल सेटिंग ऑफ इंडिया के अंदर, जैसे सॉइल का टेक्सचर, उसके नाम और उसके अलग अलग प्रॉपर्टी. ये सारा हम कर लेंगे पेपर 2 के अंदर जब फिजिकल सेटिंग ऑफ इंडिया करेंगे. ठीक है, यहां तक क्लियर. तो चलिए आज के काम को स्टार्ट करें. यह समझना बहुत जरूरी है क्या पढ़ने वाले हैं और क्या नहीं पढ़ेंगे. ठीक है, तो चलिए यहाँ पे अपना स्टार्ट करते हैं क्लाइमेटोलॉजी. इसके अंदर बहुत से ऐसे टॉपिक है जो आप देखते हैं ना पहली नजर में, वो आपको लगता है कि भाई ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है. एक बार मैं आपको थोड़ा सा लुक दे देता हूं कि हम कैसे कैसे क्या चीजें करने वाले हैं. ये है आपका एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर. यहां से हमारे क्या रहेंगे पहले पॉइंट, लेकिन एक बैकग्राउंड बिल्ड करते हुए चलेंगे किसके, ये स्ट्रक्चर, ये जितनी भी हम चीजें यहां पे करने वाले हैं. तो चलिए यहाँ पे सिलेबस को समझ लिया जाए. अरे भाई सिलेबस नहीं समझा तो कैसे पता चलेगा कि क्या हम करने वाले हैं. तो सिलेबस को करें डिस्कस. बहुत बढ़िया, सबके इतने बढ़िया कमेंट आ रहे हैं, इतने एंथुजियास्ट हैं, यानी कि जो यहाँ पे मेहनत की जा रही है, सुबह 3 बजे 4 बजे उठ के आपके लिए हम लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपको पसंद आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सबसे पहला पॉइंट हमारा स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर. यहीं से हम क्या करने वाले हैं, अपने आज के काम को स्टार्ट करेंगे. लेकिन उससे पहले बहुत सी चीजें हैं ना, आपको प्रेजेंट में जो चल रही हैं वो करेंगे, कनेक्ट करेंगे. और जो क्लाइमेटोलॉजी है, इस शब्द को मैं कर दूंगा थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड. ठीक है, क्योंकि देखिए शब्दों से ही जो पूरा ज्ञान है बना हुआ है, जुड़ा हुआ है, इसलिए हमें समझनी चाहिए छोटी छोटी चीजें. स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ किसका, धरती का, एटमॉस्फेयर का, या फिर जलवायु का, अरे एटमॉस्फेयर का. ठीक है, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर को मैं शॉर्ट फॉर्म में एटीएम लिखता हूं. ये पैसे निकालने वाला एटीएम नहीं है, ये
आपकी हवा निकालने वाला एटीएम है, ठीक है, जहां पे आपको हवा बहुत प्रोमिनेंट अमाउंट में मिलती है। उसके बाद आ जाती है इंसोलेशन। देखिए इंसोलेशन को हम जनरली वैसे धूप बोल देते हैं, लेकिन अब ये बात है क्लाइमेटोलॉजी। लॉजी जहां वर्ड आ जाता है, यानी कि आपको करनी होती है एक इन डेप्थ स्टडी, मतलब एक लॉजिक होना चाहिए हर चीज में। देखिए अभी तक हमने जो दो चीजें पढ़ी है उसके पीछे क्या था, ग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी, उसके अंदर क्या थी, बताइए बताइए, जियोमॉर्फोलॉजी, उसके अंदर क्या थी, लॉजी, यानी कि साइंटिफिक था वो, ठीक है। उसके बाद आपका आता है ओशनोग्राफी। ओशनोग्राफी मतलब ये है डिस्क्रिप्शन। क्या है ये, डिस्क्रिप्शन। तो अभी हम करने वाले हैं एक और जो पार्ट है किसका, पहला पार्ट फिजिकल ज्योग्राफी का, वो है क्लाइमेटो, उसमें भी आती है लॉजी। और जब यहां पे आ जाएगी लॉजी तो बहुत आपको अलग अलग, जैसे कि क्लाइमेट है, क्लाइमेट की होगी क्या क्लासिफिकेशन होगी, ऐसे ही जब आप कहां देखते हैं बायोलॉजी, बायोलॉजी के अंदर भी क्या होता है, किंगडम की क्लासिफिकेशन होती है। वो जब हम करेंगे ना क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन, उस टाइम एक मैं बहुत बढ़िया आपको कोलैबोरेशन करके दूंगा बिटवीन बायोलॉजी एंड क्लाइमेटोलॉजी के क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन के अंदर। यहां तक बताइए इंसोलेशन की हम बात कर रहे थे, इंसोलेशन वर्सेस टेम्परेचर देखेंगे हम गहराई में कि इसके अंदर क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है, ठीक है। अगला हमारा रहेगा, इसी के अंदर ही लिख देता हूं मैं वैसे तो, टेम्परेचर। देखिए जो तापमान होता है ना, धरती के ऊपर तापमान आया कहां से, धरती के ऊपर तापमान आता है, बिल्कुल सही जवाब, जो सूरज की तरफ से हमें क्या मिल रही है, हीट मिल रही है। सूरज की तरफ से आते हैं फोटोन्स, ठीक है, और न्यूट्रिनोज, ये कुछ पार्टिकल्स आते हैं, और उसकी वजह से अर्थ के ऊपर ये जितने भी आपको डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स और अलग अलग इकोसिस्टम बनते हुए दिखते हैं ना, ये सारा उसी के ऊपर डिपेंडेंट है। और धरती जहां पे मौजूद है उस एरिया को क्या बोलते हैं, गोल्डीलॉक जोन। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है। क्यों पूछा जा सकता है, 3 से 4 साल कंटिन्यू ये शब्द क्या रहा है, हाँ खबरों में रहा है, ठीक है। तो इसके ऊपर थोड़ी सी आप क्या रखेंगे, पकड़ बना के रखेंगे। खबरों के अंदर अगर ऐसी कोई भी स्टेटमेंट आती है ना, उसके ऊपर थोड़ी सी नजर रखिए। जैसे कि जो चीज नहीं दिखाई देती अब वो पिक्चर के अंदर क्लिक कर ली है। बताइए मैंने अभी ये किसके बारे में बोला है, ब्लैक होल के बारे में। ये आता वैसे साइंस एंड टेक के अंदर है, फिर भी मुझे लगा आपको करेक्ट करके बता दूं। यहां पे देखिए सबसे पहले हमने देखा स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर के साथ फिर हमने देखा अर्थ के जो एटमॉस्फेयर है उसका कॉम्पोजिशन क्या है, और वो कॉम्पोजिशन कैसे है, उसको फर्दर डेवलप करते करते हम पहुंचे कहां पे, इंसोलेशन और टेम्परेचर। टेम्परेचर के हमें 2 कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो देखने हैं, टेम्परेचर इन्वर्जन और एनामोलस टेम्परेचर। इसको क्या बोलते हैं, हाँ एनामोलस टेम्परेचर। एनामोलस का मतलब होता है, जैसे मैं ये बोल के चलूँ कि अगर मेरी उम्र 18 साल है तो मुझे जो 12th क्लास है वो पास कर लेनी चाहिए थी, लेकिन कोई मेरे से पूछता है कि आप अभी अपनी लाइफ के किस स्टेज पे हो, तो मैं बोलता हूँ कि भाई मैं तो PhD कर चुका हूँ। ये क्या हुआ है, एकदम वो अचंभित है, ये कैसे, तो ये हुआ क्या, एनामोलस। एनामोलस टेम्परेचर, एनामोलस टेम्परेचर बेसिकली ये होता है कि किसी दूसरी चीज़ों की वजह से टेम्परेचर के अंदर चेंजेस आते हैं। देखेंगे बहुत गहराई में, ये क्लाइमेटो है आपके लिए डिज़ाइन किया है मैंने। इसके बाद आएगा प्रेशर बेल्ट एंड विंड, इसके बाद आएगा प्रेशर बेल्ट, ठीक है। प्रेशर किस चीज़ का है, हवा का जो लग रहा है, ठीक है। प्रेशर बेल्ट एंड विंड, विंड मतलब हवा है। देखिए एयर और हवा में क्या फ़र्क होता है वो मैं बताऊंगा। और इसके अंदर हम देखने वाले हैं जेट स्ट्रीम को। नाम क्यों आया है जेट स्ट्रीम का, नाम इसलिए आया है क्योंकि ये एरोप्लेन्स के द्वारा खोजा गया था, जेट स्ट्रीम। उसके बाद आता है आपका 4th, जिसको बोलते हैं एयर मासेस। क्या बोलते हैं, एयर मासेस। देखिए बहुत सारे यहाँ पे आपको एयर मासेस देखने को मिलेगा, तकरीबन 16 के आसपास है, आपको मैं बना के भी यहाँ पे शो कर दूंगा। अब देखिए याद कीजिए ओशनोग्राफी का वो पार्ट, जब मैंने क्या बोला था कि हवा जहां से गुजरती है वो उसकी क्या कर लेती है, प्रॉपर्टी एक्वायर कर लेती है। अगर जमीन से जा रही है, जमीन में नमी है, चलो जी मॉइस्चर पिक कर लिया। अगर क्या है, जमीन ड्राई है तो हवा भी कैसी हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद 5th है हमारा साइक्लोन, फ्रंट, एंटी साइक्लोन, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ये सारा कुछ इसके अंदर आ जाएगा। 5th हमारा रहेगा साइक्लोन्स, फ्रंट,
एंटी साइक्लोन, ठीक है। सिक्स्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, मिलांकोविच साइकिल, इंपॉर्टेंट है। तो इसको ब्लैक से कैसे लिख रहे हैं भाई, लाल से लिखते हैं ताकि ये हाईलाइटेड दिखे ये, ठीक है। कौन सा है, मिलांकोविच साइकिल। क्या होता है बता देंगे आपको, जब इसके ऊपर पहुंचेंगे बता देंगे, नहीं तो पहले ही लेक्चर में सारा कुछ बता दिया, फिर इंट्रोडक्शन का हुआ है कि नहीं। मिलांकोविच साइकिल। इसके बाद आएगा कॉपन थ्रेवार्था, थॉर्नवाइट थ्रेवार्था। ये है क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन 7th। ये भी क्या है, अब जितने भी यहाँ पे मैं अप्लाइड क्लाइमेटोलॉजी तक लिखूंगा ना, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। यहाँ पे अब मैं लिख रहा हूं कॉपन, थॉर्नवाइट, थॉर्नवाइट, उसके अगला क्या है, थ्रेवार्था, ठीक है। अब यहां पे जो हम थ्रेवार्था करने वाले हैं, एक मिनट रुक जाइए, जो हम यहाँ पे थ्रेवार्था को पढ़ने वाले हैं, इसके बाद आएगा अर्बन हीट आइलैंड। देखिए ये अर्बन हीट आइलैंड आज के टाइम में बहुत ही क्या है, रेलेवेंट टॉपिक है। रेलेवेंट टॉपिक किस लिए है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि जितने भी ये मेट्रो सिटीज आप देखते हैं उसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ऐसा क्या है भाई, टेम्परेचर वहाँ पे इतना ज़्यादा क्यों बढ़ गया है, ठीक है। मैंने क्या बोला था, अर्बन हीट आइलैंड, बिल्कुल यही। हम इस टॉपिक को क्या करेंगे, थोड़ा सा गहराई में उतर के देखेंगे। अर्बन हीट आइलैंड्स, देखिए आइलैंड मतलब कि क्या होता है, सिर्फ एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा और उसके चारों तरफ क्या है, पानी है, वो क्या कहलाता है, आइलैंड कहलाता है, ठीक है। इसी तरीके से क्या होगा, एक पर्टिकुलर लैंड मास का क्या होगा, टेम्परेचर इतना ज़्यादा होगा उसके सराउंडिंग के मुकाबले, वो क्या कहलाएगा, अर्बन हीट आइलैंड। फिर उसके बाद आएगा अप्लाइड क्लाइमेटोलॉजी। एक बात बताऊँ, मैं अपने रियल लाइफ से बताता हूँ, जब तक मैंने ज्योग्राफी ऑप्शनल नहीं पढ़ा था ना, सच में लाइफ में बहुत से इवेंट ऐसे होते थे, बहुत सी चीज़ें होती थी, वो निकल जाती थी, सच में पता नहीं चलता था। जैसे मैं जब 2014 के अंदर गुड़गांव में गया था, वहाँ पे सच में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, मेरे होम टाउन के मुकाबले बहुत ज़्यादा गर्मी थी। ठीक है, गर्मी है, कर लिया, कुछ फ़र्क नहीं। लेकिन जब मैंने अपनी ये प्रिपरेशन की जर्नी स्टार्ट की, ये जो ज्योग्राफी ऑप्शनल है उसको मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, ये जो बारीकियाँ पता चली ना, तब पता चलता है अरे हम जो इतना सा चेंज करते हैं। आपने ये पढ़ा है ना, एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड थ्योरी, मतलब ये बोला गया है कि हर चीज़ क्या है, कनेक्टेड है। बताऊँ कैसे, चलिए आप मेरे को क्या है, लेट सपोज अभी तक मुझे नहीं जानते ना, आप मेरा नाम जानते, कुछ नहीं जानते। अब यहाँ पे क्या है, मैं आपको कुछ ऐसी मोटिवेशनल चीज़ बताता हूँ या फिर कुछ छवि मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ जिससे आप मोटिवेट होते हैं मेहनत करने के लिए। देखिए मैंने यहाँ पे लेक्चर रिकॉर्ड किया, उस वक्त मुझे भी नहीं पता आप कौन है, आपने मेरे लेक्चर देखे, चीज़ें समझी, क्या हुआ, मेरी बताई हुई चीज़ें से आप इम्पैक्ट हुए, ठीक है। ये हो गया पहला पार्ट, यानी मैं, उसकी वजह से एक स्टूडेंट मेरा क्या होता है, इम्पैक्ट होता है। अब ये स्टूडेंट क्या होता है, मोटिवेट होकर बहुत ज़्यादा क्या करता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मेहनत करता है, क्या बन जाता है, आईएएस ऑफिसर बन जाता है। अब ये जो आईएएस ऑफिसर है, एक पूरी सोसाइटी को क्या कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है कि नहीं कर रहा। और अब ये जो सोसाइटी है, इस सोसाइटी के अंदर फैमिली होगी, उस फैमिली के अंदर उनके परिवार के सदस्य होंगे, उनके रिश्तेदार होंगे। देखा, ये होता है, अगर एक पॉइंट कनेक्ट हो जाए, आगे कितनी चीज़ें सही हो जाती है। तो इसलिए बोला जाता है ऑलवेज डू स्मॉल थिंग बट इन राइट मैनर। यही हर प्रिपरेशन का क्या है, मूल मंत्र है। लेकिन ये क्या बोलते हैं, जब सेलेक्ट हो जाते हैं ना, अरे मैंने तो 18 घंटे पढ़ाई की थी, पता चले 8 घंटे भी पढ़ाई नहीं हुई थी उस दिन, तो मतलब ऑन एन एवरेज। तो होता है क्या है, सभी क्या करते हैं, कुछ ना कुछ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करते रहते हैं अपनी तैयारियों में। जहां सूट बैठ जाता है, सिलेक्शन हो जाता है, अब आइए भाई कैनवास, लीजिए हमारा इंटरव्यू। अरे तुमको क्या पता कितनी मेहनत की थी, रात को 3-3 बजे तक सोए रहे हम। अरे चलिए इतना तो हंसी मजाक चलता है। ये क्या था हमारा सिंपल सा, ये सिलेबस है हम देखने वाले, जितना सिंपल सा है इसको बनाना है हमें सिंपल। अगर यहाँ पे आप बुक देखेंगे ना, हाईली कॉम्प्लिकेटेड है किताब के अंदर, तो अब मैं क्या करूंगा, इसको इतना सिंप्लीफाई कर दूंगा कि चीज़ें आपके लिए क्या हो, एकदम मक्खन की तरह स्मूथली चलती जाए। तो देखिए हम कहाँ से स्टार्ट करने वाले। सबसे पहले हमें क्या समझना जरूरी है, हमें समझना जरूरी है कि क्लाइमेट बेसिकली कैसा है। आपने नोट कर लिया है,
मैं आपको 3 मिनट का समय दे रहा हूं, 3 मिनट तो बहुत ज्यादा होगा, मैं 3 तक काउंट करूंगा। यहां पे साइड हटके पॉज कीजिए, नोट कीजिए, 1 2 3, पॉज कर लिया, नोट कर लिया, बहुत बढ़िया, ठीक है। आप बहुत ही कोऑपरेटिव स्टूडेंट है, ठीक है। अच्छा, ऐसी कौन सी कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो कि अभी वर्ल्ड के दूसरे हिस्सों में भी जाके अपने ब्रांचेस ओपन कर रही है? रिसेंटली एक खबर आई है, ठीक है। एक बार देखते हैं आपकी कितनी करंट अफेयर तगड़ी है। सर ऐसे सवाल तो पूछे नहीं जाते। हाँ, ऐसे सवाल पूछता कौन है, लेकिन आपकी अवेयरनेस है ये, ठीक है। ये आपके मेंस में काम आती है। तो यहाँ पे अब हम क्या देख रहे हैं, क्लाइमेट के बारे में देख रहे हैं कि एक्चुअली क्लाइमेट में होता क्या क्या है। तो मैं यहां से इधर ऐसे इसको मूव करते हुए चलूंगा, ठीक है। चलिए आज इस कैनवास को कुछ इस तरीके से यूज करते हैं। क्लाइमेट, क्लाइमेट बेसिकली देखिए होता क्या है। अभी मैं जिस रूम के अंदर पढ़ा रहा हूं, यहां पे मैंने कुछ नहीं चला रखा, तो ऑलरेडी इस रूम के अंदर एक हवा है, ठीक है। ऑलरेडी क्या है, इस रूम के अंदर एक हवा है। अब वो हवा गर्म है, ठंडी है, किस तरीके की है आई डोंट नो, लेकिन जब तक ये लेक्चर खत्म होगा ना मेरी शर्ट बिल्कुल भीग जाएगी, क्यों मुझे पता है मेरी बॉडी हीटअप होगी। क्यों, मैं जब बोल रहा हूं तो एनर्जी लगती है ना बोलने वक्त, तो इसकी वजह से क्या होगा, अब मेरी जो बॉडी है ना एज ए सोर्स ऑफ क्या करेगी, इस रूम के लिए हीट का काम करेगी। अब ये जब सोर्स ऑफ हीट का काम करेगी और जब मैं इस कमरे से बाहर जाऊंगा तो इस पर्टिकुलर कमरे का क्या होगा, जो हवा का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो ये इस एरिया का क्या कहलाएगा, क्लाइमेट कहलाएगा। अगर कोई इस कमरे, मतलब ये जो स्टूडियो मैंने बना रखा है, मैं कमरा कमरा इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ये कभी हमारा रूम हुआ करता था, यहाँ पे हम बैठ के स्टडी करते थे। अभी मैंने इसको स्टूडियो में कन्वर्ट कर दिया है, इसलिए बार बार रूम आ रहा है, तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा। तो अगर कोई स्टूडियो में आता है, लेट सपोज आपके योगेश सर जो पॉलिटी आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहे हैं, पता है कितनी मेहनत कर रहे हैं वो, आपकी एक पॉलिटिकल लेक्चर को तैयार करने में 6 से 7 घंटे का टाइम लेते हैं, ठीक है। और मैं उनको बार बार बोलता अरे कोई बात नहीं, बच्चे अपने आप समझ जाएंगे। वो बोलते हैं नहीं समझ जाएंगे, अच्छी बात है, लेकिन मुझे कंटेंट ऐसा देना है जो मुझे भी मदद करे, ठीक है। वो इस तरीके से पढ़ाते हैं कि पहले अगर मेरा कुछ फायदा हुआ है ना, तभी बच्चों का कुछ फायदा होगा, ठीक है। तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, और बहुत उन्होंने अपने कंटेंट को इम्प्रूव किया है, ठीक है। पढ़ाने के तरीके में भी लाजवाब उनके क्या हुआ है, इम्प्रूवमेंट आया है। तो जब योगेश सर यहाँ पे आएंगे, पता क्या बोलेंगे, अरे यहाँ पे तो खड़ा भी नहीं होया जा रहा, मतलब क्या हुआ, ये पर्टिकुलर एरिया वार्म अप हो चुका है, हीट अप हो चुका है। ये होता है क्लाइमेट। इसको अगर मैं क्या कर दूं, स्केल कर दूं, जैसे कि एक पूरे माउंटेनियस एरिया के पास की अगर मैं बात करूं, वहां पे क्लाइमेट कैसा होगा, अरे क्लाइमेट वहां पे ठंडा मिलेगा, ठीक है। अगर आपकी दिमाग की बत्ती नहीं चसी है तो आप एक बार स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, इसमें देखते जाइए। ये क्या है, एक पूरा एटमॉस्फेयर है, ठीक है। एटमॉस्फेयर क्या होता है, एक पूरा ब्लैंकेट होता है अर्थ के ऊपर, ठीक है, जो क्या करता है, आने वाली हीट को क्या करता है, कैप्चर करता है और कुछ रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, ठीक है। क्या किया इसने, आने वाली हीट को कैप्चर किया कुछ, और कुछ बोला भाई यहाँ पे इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो 52% के नियर बाय क्या कर देते हैं, बाहर कर दी जाती है। और जो ये 48% आई है, जैसे इस कमरे के अंदर क्या है, अब हीटअप होती जा रही है, मेरे को स्वेटिंग हो रही है अभी, अब ये क्या कर रही है, स्वेटिंग, यानी कि आप इसको वाटर वेपर से कन्वर्ट कर लेते हैं। यही अर्थ के साथ होता है, अर्थ क्या कर रही है, काम कर रही है, उसके अंदर क्या आ रहे हैं, पसीने आ रहे हैं अर्थ को, तो ये होता है वाटर वेपर। और जब ये वाटर वेपर ऊपर जाते हैं, कंडेंस होते हैं, बादल बनते हैं, और ये आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये आपको व्हाइट कलर के दिख रहे हैं, ये बादल की एक पूरी लंबी क्या होती है, चेन होती है। ये क्या करते हैं, साइक्लोन, एंटी साइक्लोन, इस तरीके से आपको कंडीशन बनते हुए दिखती हैं। अब जो ये टॉपिक्स है ना, इसको मैं थोड़ी देर में जाकर टच करूंगा। तो अभी हमारा मेन काम क्या है, बोर्ड का है, ठीक है। आप बोर्ड के ऊपर क्या देखेंगे, एक यहाँ पे फ्लो डायग्राम देखेंगे। 1 मिनट रुकिए, मैं यहाँ पे बड़ी स्क्रीन, हाँ अब ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं एक क्या करने वाला हूँ, कॉम्पोजिशन ना आपको मैं नोट्स के फॉर्मेट में यहाँ पे नोट्स है राइटअप देने वाला हूँ, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, हम कॉम्पोजिशन की बात कर रहे हैं। कॉम्पोजिशन बेसिकली क्या होता है, अगर मैं बात करूँ अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं, मेरे पास क्या क्या चीजें हैं, ये पेन है, ये माइक लगा रखा है, और एक ये बोर्ड है। ये क्या होगी, 3 कॉम्पोजिशन हो गई यहाँ पे पढ़ाने के लिए, और भी बहुत सी चीजें वो नहीं ले रहे। तो इसी तरीके से जब हम किसकी बात कर रहे हैं, क्लाइमेट की बात कर रहे हैं। क्लाइमेट में भी तो कितने कॉम्पोजिशन है यार, 3 कॉम्पोजिशन हम लेके चल रहे हैं। और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बताइए क्या है, अरे सबसे इंपॉर्टेंट माइक है। अगर मैं आपको जो मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ, बोल रहा हूँ, अगर वो सुनाई नहीं देगा तो क्या हुआ, नहीं क्या होगी, मैसेज कम्युनिकेट नहीं होगा।
कुछ बच्चे बोलेंगे सर कैमरा इंपॉर्टेंट है। अरे भाई कैमरा तो क्या करते हैं हम, मान लो बंद भी कर दिया, ठीक है, आवाज़ पहुंच रही है तब भी काम चल जाता है, लेकिन आवाज़ ही नहीं पहुंची तो कैमरे का क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम जब कॉम्पोजिशन की बात करते हैं 3 चीज़ें आती हैं, गैसेज हो गई इसके अंदर, गैस के बाद आते हैं वाटर वेपर, ठीक है, गैस के बाद आता है वाटर वेपर, वाटर वेपर के बाद आपके हिसाब से बताइए क्या आना चाहिए। देखते हैं आपने कितना कुछ बोलते हैं ना सेल्फ स्टडी किया है। वाटर वेपर के बाद क्या आना चाहिए, डस्ट। अरे नहीं भाई, नहीं भाई, थोड़ा साइंटिफिक टर्म में बताइए। हाँ, इसको बोलते हैं एरोसोल या फिर पार्टिकुलेटेड मैटर बोला जाता है। मैं एरोसोल लिख दूं यहाँ पे, ठीक है, एरोसोल। दूसरा इसको आप लिख सकते हैं पार्टिकुलेटेड मैटर, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ पीएम। अरे प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्री मेरिडियन नहीं, पोस्ट मेरिडियन नहीं, ये है पार्टिकुलेटेड मैटर। और इसके अंदर भी आपने सुना होगा ये आगे जाके इस तरीके से डिवाइड हो जाता है, PM 2.5 और PM 10, PM 50, ठीक है। ये क्या होता है, पार्टिकुलेटेड मैटर होते हैं। ये वाला जो पोर्शन है ना, ये ज़्यादा हार्मफुल होता है। क्यों? अब देखिए, मैंने ब्रीदिंग ली, इसमें क्या हुआ, कुछ ऑक्सीजन और भी बहुत सारी गैसेस क्या गई है, मैंने इनहेल की है, ये मेरी बॉडी के अंदर गई है। और इसके बाद क्या होता है, बॉर्डर, ये जो हमारे जो बॉडी है, जब इसके अंदर जब लंग्स में जाती है, उसके अंदर क्या होता है, प्योरीफिकेशन होती है, ठीक है। जो हवा है, मतलब कार्बन अलग, ऑक्सीजन अलग, जिसकी रिक्वायरमेंट है बॉडी के अंदर, बाकी क्या होती है शरीर से बाहर निकल जाती है, इतना सबको पता होगा। उसमें से अगर 2.5 है ना, ये शरीर से बाहर नहीं जाता, ये सीधा खून के अंदर जाके मिल जाता है, आपके ब्लड वेसल्स के अंदर चला जाता है। उसके बाद ये क्या करता है, वहाँ पे जमना स्टार्ट हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, बहुत यहाँ पे एडवर्स इम्पैक्ट पड़ता है बॉडी के ऊपर। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, ये हमारा मेजर पार्ट है। जैसे मैंने बोला ना माइक मेजर पार्ट है, उसी तरीके से अगला जो हमारा मेजर पार्ट क्या है, अगला मेजर पार्ट है गैसेज। इसको समझते हैं कौन सी गैसेज होती है जिनके बारे में हमें पढ़ना है। ये इंपॉर्टेंट गैसेज है, सिर्फ वही लिख रहा हूँ। एक मैं आपको पूरे चार्ट भी प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसमें से गो थ्रू कर लीजिएगा। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन ऑफ टॉपिक इसलिए मैंने उसके अंदर क्लब कर दिया है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड आर्गन, ये कुछ गैसेज होती हैं जो कि अवेलेबल होती हैं कहाँ पे, एटमॉस्फेयर में, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें किसकी, ग्रीन हाउस गैस की, किसकी, ग्रीन हाउस गैस की, ये आपकी कहलाती है GHG, जिसको बोला जाता है ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस क्या होता है, ये टेम्परेचर को बढ़ाने में मदद करती हैं, ठीक है, टेम्परेचर को बढ़ाने में मदद करती है। मैं एक यहाँ पे ना पॉइंटर नोट कर लेता हूँ, ग्रीन हाउस के बारे में ना कुछ इलाबोरेट भी करूँगा मैं, देखते हैं अगर मेरा इसके ऊपर ध्यान गया तो मैं ज़रूर इसके बारे में बता दूंगा, ठीक है। ये थोड़ा सा ना डिफरेंट टॉपिक है ग्रीन हाउस जो मैं बताना चाह रहा हूँ, इसमें अभी इससे कनेक्टेड नहीं है। तो ग्रीन हाउस बेसिकली क्या होता है, ये क्या होती है, ट्रांसपेरेंट गैस होती है, ये होती है ट्रांसपेरेंट गैस। अब ये जो ट्रांसपेरेंट गैस ये करती क्या है, अपने अंदर से, ये मान लीजिए CO2 है, ठीक है। अब इस CO2 के पास से क्या हो रही है, ये आई है सन रेज, ठीक है, ये है सन रेज। अब होगा क्या, CO2 इसको जाने देगी, क्यों, ये शॉर्ट वेव है, ठीक है, ये शॉर्ट वेव है, वेवलेंथ होती है ना, ये शॉर्ट वेव है। लेकिन जब ये वापस आएगी, ये इसको बाहर नहीं जाने देगी, वापस अंदर कर देगी। किस लिए, ये अब लॉन्ग वेव में कन्वर्ट हो चुकी है। क्या हो चुकी है, लॉन्ग वेव में। अगर आप इसको सिंपली अगर आप देखें, ये क्या मतलब बता रहा है, जो भी ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं वो ट्रांसपेरेंट है, किसके लिए, शॉर्ट वेव के लिए, लेकिन ओपेक हो जाती हैं। ओपेक मतलब धुंधली, ओपेक, या फिर आप ये मान के चल सकते हैं क्या करती हैं, ये ट्रैप कर लेती हैं या फिर ब्लॉक कर देती हैं, किसको, जो लॉन्ग वेव रेडिएशंस होती हैं, ठीक है। या तो आप रेज लिख दीजिए या फिर आप रेडिएशन भी लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों में से आप कुछ भी लिख लीजिए, दोनों एक ही सेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो अब मुझे ये बताइए, अब हुआ क्या है यहाँ पे, इसने शॉर्ट वेव को तो जाने दिया, लॉन्ग वेव को रोक दिया। अब होगा का यहाँ पे क्या होगा, अगला जो स्टेप होगा, जो दूसरा नंबर रहेगा यहाँ पे, ये क्या करेगा, अर्थ को वार्म करेगा। यहाँ पे अब मैं पॉइंट समझाता हूँ, अर्थ को इसने क्या कर दिया, वार्म कर दिया, ठीक है। लेकिन
ज़रूरत से ज़्यादा और ज़रूरत से कम दोनों चीज़ें क्या होती है, हानिकारक। दोबारा से रिपीट कीजिए, ज़रूरत से ज़्यादा ज़रूरत से कम दोनों चीज़ें क्या होती है, शरीर के लिए और एनवायरनमेंट के लिए होती है हानिकारक। ठीक है, अब जो ये क्या हुआ, जो अर्थ है उसके एटमॉस्फेयर को क्या किया, इसने वार्म कर दिया। इसकी वजह से हुआ क्या है, टेम्परेचर 14 से 20 डिग्री के आसपास हो पाया। एंड इसी वजह से जो हमारी जो अर्थ है वो क्या हो पाई, हैबिटेबल। ठीक है, वहाँ पे क्या कर पाए, हम अपने घर वगैरह बना पाए, यानी कि यहाँ पे हम क्या कर पाए, सरवाइव कर पाए। क्योंकि अगर आप साइबेरिया में जाएं, अगर आप अलास्का में जाएं, टेम्परेचर पता कितना है, टेम्परेचर वहाँ पे -40। इवन कि इतनी दूर कहाँ जा रहे हैं आप, लद्दाख में चले जाइए, लद्दाख में -20, -30, 40 वहाँ पे जो ये टेम्परेचर है बड़े आराम से पहुँच जाता है। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैस अच्छी हैं, लेकिन ग्रीन हाउस गैस खराब कब हो जाती हैं, जब इनकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि इनका जो बोलते हैं ना सस्टेनेंस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए जो CO2 है, कभी हुआ करता था 0.03 हुआ करता था, आज वो हो चुका है 0.04 हो चुका है। जब मैं छोटा था, जब हम एनवायरनमेंट की उसमें स्टडी करते थे, ये पढ़ते थे कि कॉम्पोजिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना था, 0.03, लेकिन अब ये क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। ठीक है, अब इसके और जितने पहलू हैं उनके ऊपर क्या करते हैं, नज़र डालते हैं। एक तो क्या किया इसने, हमारी अर्थ को क्या कर दिया इसने, गर्म कर दिया, जिसकी वजह से हम उसमें रह पाए। लेकिन अब ये क्या है, परेशानी का सबब हो चुका है। ये आने वाले लेक्चर्स में आपको और डिटेल में बता दूंगा। ठीक है, चलिए इसको 1 लिख लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 2। इसके बाद क्या होता है, जो आने वाली सूरज की जो रोशनी है वो क्या करती है, हमें खाना प्रोवाइड करती है। किस तरीके से हमें खाना मिलता है, हम प्लांट से रिसीव करते हैं। अब प्लांट कैसे बनाते हैं, प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मतलब बनाना, यानी कि जो सनलाइट का यूज करके क्या बना रहे हैं, अपना खाना बना रहे हैं। क्या बन जाएंगे, वो क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आगे लिख लीजिए, फूड प्रोडक्शन में ये मदद कर रहे हैं। अगर बोर्ड से बाहर जा रहा है, मतलब आपके कैनवास में नहीं दिखाया, मैंने फूड प्रोडक्शन लिखा है ये। और ये क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है भाई, किसको, लाइफ को ही तो सपोर्ट करेगा ये। ठीक है, लाइफ को इसने क्या किया, सपोर्ट किया। थर्ड पॉइंट। इसके बाद देखिए, ये हो गया। अब कुछ यहाँ पे ना हम साथ के साथ क्या बता देते हैं कि हमारे इंसानी जो एमिशंस हैं, ठीक है, मैंने 1 0 फालतू लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अभी होगा इंसानों की वजह से क्या हुआ है, जो लेवल है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, बहुत बढ़ गया। इसको क्या बोलेंगे, एंथ्रोपोजेनिक। हमेशा याद रखिए, इंसानों की वजह से जब भी कुछ यहाँ पे चेंजेस होते हैं उसके लिए एक शब्द लिखा जाता है एंथ्रो। एंथ्रो मतलब होता है इंसान, पोजेनिक की वजह से। ठीक है, जेनिक मतलब जो पैदा, जो जेनेसिस का मतलब होता है उद्गम, यानी किसी चीज़ का बनना। ठीक है, यहाँ पे हम एंथ्रोपोजेनिक यानी किसकी वजह से बना है, इंसानों की वजह से, इसलिए ये शब्द बना है एंथ्रोपोजेनिक। ठीक है, अब ये एंथ्रोपोजेनिक हम किसकी बात कर रहे हैं, एमिशन। और एमिशन किसका है, CO2। और CO2 का क्या हुआ है, अब इंक्रीज हुआ है, जिसने क्या अभी क्या लीड किया है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। क्या हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, अब ये ग्लोबल वार्मिंग बताइए सही है या गलत है। अरे भाई, ग्लोबल वार्मिंग अगर लिमिट में हो तो अच्छी बात है, अगर लिमिट से बाहर हो जाए तो क्या है, बहुत ही डेंजरस है। ठीक है, तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, बोर्ड के इस हिस्से को यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि मैं ओजोन के बारे में आपको कुछ बताने वाला हूँ। मुझे ये बताइए, ओजोन हमारे लिए फ़ायदेमंद है या फिर नुकसान है। ओजोन हमारे लिए फ़ायदेमंद है या फिर नुकसान है। बिल्कुल सही जवाब दिया, फ़ायदेमंद है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, ओजोन हमारे लिए नुकसानदायक भी है। अगर ओजोन कहाँ बन रही है, जहाँ पे हम सांस लेते हैं, यानी कि ट्रोपोस्फियर, यानी कि जो हमारा आसपास का सराउंडिंग है, अगर यहाँ पे क्या बन रही है, ओजोन बन रही है, ओजोन बन रही है, तो यहाँ पे ये क्या है, हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल है। ठीक है, ये बेसिकली मिलती कहाँ पे है, जो स्ट्रेटोस्फियर होता है। मैं समझ गया, आपके अभी से दिमाग में नहीं बना कहाँ पे ट्रोपोस्फियर कहाँ स्ट्रेटोस्फियर, डायग्राम में अभी मैं दिखाता हूँ आपको। जो लोअर स्ट्रेटोस्फियर है, ठीक है, वहाँ पे ये पाई जाती है, यानी कि 15 से 30 किलोमीटर की हाइट पे। ठीक है,
ब्रैकेट में लिख लीजिए 15 से 30 किलोमीटर की हाइट पे ये पाई जाती है। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए ये दो तरीके की होती है, एक तो होती है गुड ओजोन, एक होती है बैड ओजोन। ठीक है, ये जो ओजोन है क्या है, ये गुड ओजोन है। ठीक है, ठीक है, मैं पूरा ही लिख देता हूं। इसी तरीके से एक होती है बैड ओजोन। बैड ओजोन क्या होती है, जो कि आज के समय में आपको देखने को मिल रही है। जो O3 है ये अभी कहां बन रही है, ट्रोपोस्फियर के अंदर। ठीक है, ये बन रही है ट्रोपोस्फियर के अंदर। अच्छा, मैं तभी सोच रही स्पेलिंग इतनी छोटी कैसे हो गई है। अब देखिए, जब ओजोन ट्रोपोस्फियर में बनती है तो ये क्या कहलाती है, ये बैड ओजोन कहलाती है। बैड ओजोन इसलिए क्योंकि जब ये हमारे रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन्स है उसके अंदर जाती है तो उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, तो ये आ जाएगी आपकी बैड ओजोन की कैटेगरी के अंदर। और इसके अंदर हम क्या देख सकते हैं, ये क्या बनाती है, नाइट्रोजन के साथ मिलके क्या बनाती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। और ये क्या हो जाता है फिर, एक बहुत ही डिजास्ट्रस कॉम्बिनेशन हो जाता है। और कभी कभी आपने देखा है, अगर आप मेट्रो सिटी में हैं, बाहर निकलिए और बाहर आप आसमान में ना नीचे नीचे देखिए, ऐसा लगता है कि बारिश, मतलब जो आंधी आती है ना, उससे पहले जब रेत आसमान में चढ़ता है, बिल्कुल आपको वैसा ही दिखाई देगा। तो अब इसके पीछे का रीजन क्या है कि ये आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं हेज। क्या बोलते हैं, हेज बोलते हैं। अब ये हेज क्या होती है, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो हवा में लटके हुए हैं। इसका बहुत बड़ा नुकसान है। नुकसान ये है कि बारिश नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, आने वाले लेक्चर्स में आपको मैं क्या करूँगा और डिटेल में बताऊँगा। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, इस कैनवास को साफ, ये जो नाइट्रस ऑक्साइड है ये एक बार मैं समझा दूँ, या फिर मैं आपको जो यहाँ पे हमने स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर इसकी बात किया वो बताऊँ। ठीक है, पहले आप लेयर समझ लीजिए कौन सी लेयर कहाँ पे है। ठीक है, क्योंकि अभी सही वक्त है आपको ये सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस करके बताने की। तो चलिए यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, अपने प्रेजेंट कंडीशन, अर्थ के सपोर्ट की, लाइफ की, ये सारी चीज़ें आप बहुत ही वेल अंडरस्टूड है, सारी चीज़ें समझ जाएंगे। उसके बाद देखिए ये जो ट्राइंगल के अंदर है ना, चलिए इसके अंदर आपको प्रॉपर ये शो नहीं हो रहा है, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ इसको थोड़ा सा जूम आउट करने की। देखिए यहां पे आपको माउंट एवरेस्ट लिखा हुआ दिख रहा है और उसके पास एक ऐसी रेड लाइन ऊपर आ रही है। ये चिंता मत कीजिए, डायग्राम बनाएंगे यहाँ पे, बोर्ड के ऊपर बना के दिखा दूंगा। थोड़े से आने वाले जितने भी डायग्राम है यहाँ पे मैंने क्या किया, क्लब किया है, क्योंकि इंट्रोडक्टरी पार्ट है तो थोड़ा सा क्या हो, सब्जेक्ट के रिलेटेड आपका अटैचमेंट है, इसलिए मैंने आपको 2 से 3 लेयर ही दिखाई है ताकि आइनोस्फीयर और उसके ऊपर जितने भी है उसके लिए कंफ्यूज ना हो। सबसे नीचे होती है ट्रोपोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर की हाइट होती है 10 किलोमीटर के आसपास। ठीक है, लेकिन ये वेरी करती है, इक्वेटर टू पोल जाएंगे, ये वेरी करती है। 15 किलोमीटर के आसपास मिलती है आपको इक्वेटर पे, 5 से 8 किलोमीटर मिलेगी पोल के ऊपर। ऐसा क्यों है, वक्त आने पे आपको बता दिया जाएगा। इसके ऊपर जो आती है वो कहलाती है स्ट्रेटोस्फीयर। और स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर ही एक आपको येलो येलो लाइन दिख रही है ना, यही ओजोन है। ठीक है, बस मुझे आपको यही शो करना था। ठीक है, और एक और चीज़ बताऊँ, ये जो पीपीटी, ये जो आपको मेरे बैकग्राउंड में दिखाई देती है ना चीज़ें, आप इसको अपने कन्वीनियंस के हिसाब से इसको रोक के देख लीजिए, क्योंकि अगर मैं एक एक शब्द यहाँ पे क्या करने लग गया, एक्सप्लेन करने लग गया ना, टॉपिक कवर करवाने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, आपको राइटअप प्रोवाइड कर देता हूँ ताकि आप चीज़ों को क्या कर पाए, समझ पाए, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली वही चीज़ें होती हैं और सिंपल भाषा में आपको यहाँ पे बोर्ड के ऊपर क्या तो लिख के बता देता हूँ या फिर बोल के बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गया कौन सी लेयर कहाँ पे है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगर मैं किसकी बात करूँ, एटमॉस्फेयर के कुछ कैरेक्टर्स की बात करूँ, क्या आप इसको टेस्ट कर सकते हैं? अरे नहीं कर सकते। इसकी कोई खुशबू होती है? नहीं होती है। ठीक है, क्या आपको इसका कोई कलर दिखता है? नहीं होता। अगर आप बोले सर कल तो मैंने यहाँ पे येलो येलो कलर की हवा देखी थी, अरे बेटा वो हवा के अंदर डस्ट पार्टिकल थे जो आपको दिखाई दे रहे थे। और मैंने अपने लेक्चर के अंदर पूछा था कि बेटा बताओ क्या 30 तारीख मतलब 30 जून को आपके एरिया में कुछ ज़्यादा तेज़ हवाएं चल रही थी? यहाँ पे बहुत तेज़ थी भाई, कंटिन्यू 2 दिन हवा चली है। ठीक है, मैं भी इसके बारे में थोड़ी रिसर्च कर रहा हूँ, ये कंटिन्यू इतनी तेज़ हवा चल क्यों रही है। और ऐसा नहीं है कि ये बीच में रुकती है, अरे कंसिस्टेंट चल रही है 2 दिन से ये।
ठीक है, इतनी पावर आ कहां से रही है? ये तभी पॉसिबल है कि जिस एरिया के अंदर ये लोकेलिटी है, यहां पे क्या हो, लो प्रेशर, और हवा क्या कर रही है, रश कर रही है यहां पे आने के लिए। लेकिन ऐसी कंडीशन में बारिश बहुत तेज आती है, ठीक है, एज पर जो साइक्लोनिक कौन सी कंडीशन है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पे बारिश नहीं हुई है बेट अभी तक। तो अभी यहाँ पे मैं इसी चीज़ के बारे में रिसर्च कर रहा हूँ कि क्या ये ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट है, ठीक है। अगर इसके रिलेटेड मुझे कुछ और बेटर इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो मैं आपसे जरूर शेयर करूँगा। तो यहाँ पे क्या है, एक जो एटीएम होता है यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो कितना आपके बॉडी के ऊपर क्या लगाता है, प्रेशर। मैंने बोला था कि जो हमारा दिल है वो उतना ही प्रेशर लगा रहा है वेसल्स के अंदर जितना उसके ऊपर बाहर से क्या लग रहा है, हवा का दबाव उसके ऊपर आ रहा है, ठीक है। चलिए, ये कुछ है यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है एटमॉस्फेयर की, ये मैंने आपको मैप के तौर पे यहाँ पे मतलब जो फ्लो चार्ट बना रहा हूँ वो दे दिया है। और अगर आपको पढ़ना हो तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं। देखिए नीचे वाले पैराग्राफ में लिखा हुआ है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद ये पूरा सर्कुलेशन कैसे बनता है एटमॉस्फेयर का, ये अभी से हमने क्या टच नहीं किया है, तो इसको क्या करते हैं थोड़ी देर में देखते हैं। उससे पहले हम क्या करने वाले हैं, इस बोर्ड को साफ करके ये जो NOx यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड बनता है, जो कि इतनी जहरीली हवा होती है, ये लाइफ स्पैन लोगों का कम कर रही है और प्री मैच्योर डेथ्स हो रही हैं। प्री मैच्योर डेथ क्या होती है बताइए? प्री मैच्योर डेथ कौन सी एज से हम स्टार्ट करके कौन सी एज पे खत्म करते हैं बताइए? मतलब हम नहीं, मतलब जब कैटेगरी बनाई जाती है ना, एक तो होती है 0 से 27 या 0 से 28 दिन, बताइए। अरे कभी कभी जब यहाँ पे ठाली बैठता हूँ ना, ठाली मतलब खाली बैठता हूँ, ठीक है, ये थोड़ा सा ठेठ हरियाणवी शब्द हो जाता है ठाली बैठना। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, ठाली हूँ, मतलब कुछ नहीं कर रहा। तो कभी कभी ऐसे ही बैठे होते हैं ना, तो ऐसा दिमाग में ख्याल आते हैं, यार इतने दिन लाइफ के निकल गए, वो गए कहाँ, और जो ये इतने दिन मतलब कल जो आएगा माइट भी, हम तो उम्मीद यही करते हैं कि आँख खोले तो कल हमारी एक और दिन की शुरुआत हो, ये आता कहाँ से है, ठीक है। तो इसके ऊपर जो सोच विचार करते हैं, सच में एकदम अलग अलग होराइजन में दिमाग भागता है, ठीक है। तो आप भी इस तरीके से क्या कीजिए, अपने दिमाग को ना एक्सरसाइज करवाइए, बहुत सी चीज़ें आपको पता चलेंगे। ये स्पिरिचुअलिटी का लेक्चर नहीं है, इसलिए मैं इसके अंदर ये वो चीज़ें ऐड नहीं कर रहा, क्योंकि जब आप इन चीज़ों के सवाल खोजते हैं ना, आपको बहुत ही डिफरेंट चीज़ें मिलती हैं। तो अभी हमारा मेन काम क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड को समझना कि भाई ये क्या यहाँ पे तांडव करता है एटमॉस्फेयर के, यानी जहाँ पे हम सांस लेते हैं। ये बेसिकली क्या होता है, जब भी व्हीकल चलते हैं उसके पॉल्यूशन। चलिए मैं साथ के साथ यहाँ पे बना के दे देता हूँ, आप फॉलो करते जाइएगा जो जो चीज़ें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए जब भी कोई गाड़ी चलती है उसके अंदर एक निकलता है व्हीकुलर पॉल्यूशन बोला जाता है, यानी कि उसके अंदर फॉसिल फ्यूल है जल रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, कार्बन उसमें से रिलीज होता है, नाइट्रोजन रिलीज होता है। पता नहीं कौन याद कर रहा है, मुझे बार बार हिचकी आ रही है, ठीक है। ये व्हीकुलर पॉल्यूशन हो गया। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा जो आज की डेट में स्टबल बर्निंग जिसको बोलते हैं ना, ये कौन सी कैटेगरी हम डालेंगे इसको हम डालते हैं, देखिए स्टबल क्या है, पहले कभी क्या थी, ये एक हमारी फसल थी। फसल क्या होती है, मतलब प्लांट का पार्ट है, प्लांट है आपका, जीवित है, उसको बोला जाता है बायो, ठीक है, यानी कि प्लांट का पूरा मास, ठीक है, इसको बोला जाता है बायोमास। इस तरीके से आप शब्दों को जोड़ेंगे, कभी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप इसको क्या कर रहे हो, जला रहे हो, तो क्या हो जाएगा, बायोमास बर्निंग, ठीक है। यही बच्चों की क्या है, बर्निंग प्रॉब्लम, कि सर पढ़ तो लेते हैं, समझ भी लेते हैं, लेकिन वक्त पे क्या होता है, चीजें याद नहीं आती। बेटा आप 4 चीजें मिस कर रहे हैं, रीड, रिपीट, रिवाइज और सुबह उठते ही रिकॉल। ये नहीं किया तो आपके दिमाग में से पता कितनी सारी चीज़ें उड़ जाएंगी, बताता हूँ अभी। साइंटिफिक सर्वे क्या बोलता है, आज आप ये लेक्चर देख रहे हैं, मेरी बातें सुन रहे हैं, आप बहुत मज़े से लेक्चर देख रहे हैं, जितनी भी चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई हैं आपको समझ में बस इतना ही आता है। चाहे आप जितने भी पन्ने खाओ, 30 मार खाओ, कुछ भी हो, आपने अल्बर्ट आइंस्टाइन का दिमाग इंस्टॉल करवा लिया हो अपने दिमाग में, या फिर आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चिप लगा ली हो, आता इतना ही है। लेक्चर खत्म हुआ, 1 घंटा बीत गया, आपने उसी वक्त रिवाइज नहीं किया, दिमाग में बचता है इतना, कितना, मात्र 10%। अब ये जो 10% है, अब आपने क्या किया, 1 घंटा निकल गया,
ठीक है। इसके बाद आपने शाम को भी रिवाइज नहीं किया, मैं कंसिडर कर रहा हूँ आपने दिन में पढ़ाई किया, शाम को भी आपने क्या नहीं किया, कंसिडर नहीं किया। ये बचता है मात्र 2%। और जब आप क्या करते हैं, सुबह रिकॉल करने की कोशिश करते हैं, 0.2% आपके दिमाग में बातें याद आती हैं, फिर आप बोलते हैं अरे यार ज्योग्राफी बहुत टिपिकल है। ऐसे थोड़ी ना काम चलता है। तो ये पूरा स्टैंडर्ड है। चलिए मैं लिख भी देता हूं, वाइल वॉचिंग, ठीक है। आप इसको अपने बड़े बड़े शब्दों के अंदर जहां पे आप पढ़ते हो चिपका लीजिए, ठीक है। मैंने 10,000 बच्चों को पढ़ाया है स्कूलों के अंदर। मेरा हमेशा से यही ट्रिक रहती थी। मैं पता क्या करता था, टॉपिक पढ़ाया खत्म, मैं पूछता बच्चों समझ में आ गया, हाँ जी सर, हाँ जी सर आ गया। मैं कहा अच्छा, क्योंकि मैंने अपने जितने भी लेक्चर्स लेता था वहाँ पे डिज़ाइन इस तरीके से करता था कि 10 मिनट में बोलता था, उनसे 25 मिनट में भुलवाता था। मैं कहा अच्छा बच्चा समझ में आ गया, उन्होंने कहा समझ में आ गया तो देखते हैं आपका टेस्ट लेते हैं, बताओ क्या समझ में आया, बताओ क्या समझ में आया। क्लास में से 2 से 3 बच्चे ही जवाब दे पाते थे। क्यों? वो दिमाग अपना पूरा फोकस करके लगाते थे। और ये वही 2 से 3 बच्चे होते थे जिनके नंबर अच्छे आते थे। और फिर पता क्या करते हैं, भगवान ने इसको कुछ एक्स्ट्रा दे रखा है, पूछना पड़ेगा भगवान से कि भाई हमारे साथ ऐसा क्या तुमने भेदभाव किया, इसको एक्स्ट्रा हमारे को कम। अरे भाई कुछ नहीं, वो इस चीज़ को फॉलो कर रहा है, आप फॉलो करके देख लीजिए 1 महीना। अरे भाई मेरे भी तो 100 आउट ऑफ 100 नंबर आए थे और वो भी 4 बार, ठीक है। मैं इसी चीज़ को फॉलो करता था। कैसे? ये मॉर्निंग में लेक्चर हुआ, ठीक है, दूसरे लेक्चर के बीच में 5-10 मिनट का टाइम मिलता था, मैं साथ के साथ लिखता था। टीचर ने बताया ठीक है, टीचर बीच में ब्रेक लेता था थोड़ी देर का, मैं उसमें लिखना स्टार्ट कर देता था। क्या हो गया, 45% को मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया। फिर जब घर आ रहा होता था 10% की चांस को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, 75 to 80% कन्वर्ट कर दिया। और शाम को जहाँ पे मैं रिवाइज करने, मुझे क्या लगता है पहले 1 से 2 घंटा लगता था ना, अरे हार्डली 5 मिनट का टाइम लगता है। अगर ये आप पूरा फॉलो कर लो ना तो आपको चीज़ों को रिकॉल करने में, चीज़ों को याद करने में समय नहीं लगेगा। अभी देखिए, मान के चलिए 1 घंटा आपने अभी लगाया, नहीं पढ़ा आपने, अगली बार जब आप रिवाइज करेंगे ना तो आपका 1.5 घंटा लगेगा, ये फैक्ट है। उसके बाद रिवाइज कर लिया आपने, उसके बाद 3 महीने और निकाल दिए, फिर आपको अगली बार 2 घंटे लगेंगे उसी चीज़ को याद करने में, कनेक्ट करने में, ठीक है। तो कृपया करके थोड़ा सा इन चीज़ों के ऊपर काम कीजिए, अदरवाइज नहीं होगा तो क्या, किसी ऐसे शो में, सेमिनार में या फिर कहीं पे आप ऐसे बैठ के देख रहे होंगे, अरे वाह वो आईएएस ऑफिसर बन गया, कैसे बन गया, अरे गॉड गिफ्टेड होगा। अरे कुछ गिफ्टेड नहीं होता, कुछ ऐसे फ्रेमवर्क होते हैं, इंप्लीमेंट करो रिजल्ट आता है, ठीक है। ये है अंडरस्टैंडिंग लेवल। और ये है रिटेंशन लेवल। ये मैंने अपने जो स्कूल है ना, जितने भी बच्चे मेरे से पढ़ते थे उनको मैंने सारी चीज़ें शेयर की थी। 1 महीने बाद जो बच्चा ये स्कूल की तरफ से मुझे ऐसे बोल के दिया था ना, ये इतना निकम्मा नकारा, कुछ भी इसको नहीं आता, मगर अच्छा ऐसी बात है क्या, पढ़ाया उसको 1 महीने, भाई साहब इतना बेहतरीन रिजल्ट। अरे जिस बच्चे से हिंदी नहीं बोली जाती तो उसको तो मैंने ऐसे फर्राटेदार इंग्लिश सिखा दिया था, बेटा ऐसे 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 बोलो, बिंदास बोलो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद ये होता है आपका रिकॉल पावर, ठीक है, या रिमेम्बरेंस पावर आप इसको लिख सकते हैं। ये आपके रिकॉल के टाइम पे आपके आती है। और गलती से अगर आप स्कूल में है ना, अभी पढ़ाई मतलब 2% याद है, स्कूल में गए, अगली बार टीचर ने पूछा हाँ जी बेटा बताओ ये क्या, वो बात अलग है। अभी तो आप ऑनलाइन ही टीचर से पिटते हो, ठीक है, मतलब वर्चुअल स्लैब्स आती हैं, जैसे इमोजी भेजी जाती है ना, वैसे ही टीचर्स की तरफ से। अच्छा, एक ना बहुत ही बेहतरीन आइडिया है, कभी किसी स्कूल के ऑनर्स के साथ मैं डिस्कस करूँगा, मीटिंग जब होगी मेरी, कि वर्चुअल थप्पड़ देने की बजाय ना आप एक काम करो कि बेटा तुम्हारे अकाउंट में ये सारे थप्पड़ क्या हो रहे हैं, काउंटेड हो रहे हैं। जैसे ही स्कूल में आओगे तुम्हारे को सूद समेत ये क्या किए जाएंगे, वापस किए जाएंगे। ऐसे लगता है हंसी मजाक के लिए ठीक है, लेकिन इम्प्लीमेंटेबल नहीं है। मैं कहा चलो अभी आप हमारे घर के सदस्य ही हो, फैमिली जैसी हमारी ये कम्युनिटी बनती जा रही है, क्यों ना आपके साथ भी ऐसे कुछ शेयर्स कर लिए जाए। जो हम वैसे ना बार बार मैं दिमाग की बजाय ना खोपड़ी वर्ड यूज़ करने का बड़ा मन कर रहा है, पता नहीं क्यों आज। तो देखिए यहाँ पे हमने ना इस चीज़ को कनेक्ट किया
अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक के साथ। हालांकि ये हमारा आज पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं था, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ यहाँ पे कमेंट्स देख रहा था, उन कमेंट्स के अकॉर्डिंग ही मुझे एकदम से दिमाग में क्लिक हुआ। मगर इन बच्चों को ये चीज़ें याद नहीं है, क्योंकि पता क्या लग रहा है, अरे सर हमने ज्योग्राफी आपकी जियोमॉर्फो भी देख ली, ओशनो भी देख ली, लेकिन ना चीज़ें याद नहीं हो रही है। मैं कहा बेटा हर लेक्चर के एंड में मैं वही बोलता हूँ, और ये वही बच्चे लिख रहे हैं जो पूरी वीडियो ना लास्ट तक देखते नहीं है। अच्छा, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे थे? बायोमास की। हम किसी भी चीज़ को जलाते कब है? जब वो हमारे लिए क्या हो जाती है? वेस्ट हो जाती है। तो ये लीजिए पहली कैटेगरी आ गई आपकी, वेस्ट हो गई। और या तो जंगल में कभी आग लग जाती है, ठीक है, फॉरेस्ट फायर का नाम सुना है ना आपने, 2019 के एंड में और 2020 के स्टार्टिंग में जब कासिम सुलेमानी को उड़ा दिया था ड्रोन स्ट्राइक से। एक तो उसकी वजह से ईरान में बोलते हैं ना इंटरनल टेंशन हो गई, और इंटरनेशनल लेवल पे, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर तो चली रही थी आग, ये हो गया। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे हम करते हैं एक्सेसिव यूज ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, यूरिया जिसको बोलते हैं। एक्सेसिव का मतलब ये लिमिट से बहुत ज्यादा यूज करना, एक्सेसिव यूज ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। ठीक है। और एनिमल हस्बेंड्री। अब आप पूछेंगे कि सर ये एनिमल हस्बेंड्री किस तरीके से? जब एक गाय उगाली करती है, उगाली का मतलब क्या होता है, एक गाय होती है ना, उसके 4 पेट होते हैं। जैसे हमारा क्या है, एक सिंगल है, गाय के होते हैं 4। उसके जो पहले जो 2 खाने होते हैं ना, वो पता है किस चीज़ के होते हैं? वो सिर्फ स्टोरेज के लिए होते हैं। जो वो खाती है ना, वो पहले 2 खानों में क्या होती है, जाके स्टोर हो जाता है, और वहाँ पे रेमिनेंट्स होते हैं, कुछ एंजाइम होते हैं, उसको क्या करते हैं, छोटे हिस्सों में तोड़ते हैं। और कुछ जो हिस्सा जब नहीं टूटता, वो गाय अपने मुंह में वापस लेके आती है, और आपने देखा ना करती रहती है गाय 2-3 घंटे तक। उसको बोला था उगाली करना, ये देसी शब्द है, ठीक है। कुछ बच्चे समझ गए और हंस भी रहे हैं, वो मैं देख पा रहा हूं यहां से। तो उसके बाद क्या होता है, बाकी के जो 2 हिस्से हैं ना पेट के, उसके अंदर वो जाता है, वो डाइजेस्ट होता है, फिर मिल्क में कन्वर्ट होता है, और जो वेस्ट मटेरियल निकलता है यूरिन और डंग के रूप में वो निकलता है। और जब ये पूरा उगाली का प्रोसेस चलता है, इसके अंदर एक गैस रिलीज होती है जिसको बोलते हैं मीथेन। क्या बोलते हैं? मीथेन। ये तो मैंने एनिमल हस्बेंड्री में पर्टिकुलरली जो गाय भैंस जो पाली जाती है ना, उसमें बोला है। और एक और है, क्या नाम है उसका, चिकन जो पालते हैं, ठीक है, बॉयलर से इनको बोला जाता है बेसिकली। जब इनको पाला जाता है ना, बहुत फाउल स्मेल आती है, ठीक है। यहाँ पे मेरे घर के नियर बाय, मेरे घर से तो वैसे 3-4-5 किलोमीटर दूर है वो पोल्ट्री फार्म, लेकिन जब वहाँ से निकलते हैं ना, बहुत ही फाउल स्मेल आती है। किस लिए? उनको ज़बरदस्ती एंटीबायोटिक दी जाती है, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अभी से डिटेल में जाने का समय नहीं आया, जब डिटेल में जाएंगे और आपको गहराई से बता देंगे। एनिमल हस्बेंड्री, देखिए सब कुछ आपके इंटरेस्ट के ऊपर है। डीडी किसान एक चैनल है जहाँ पे ना किसानी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं, तो वक्त मिले देख लीजिएगा, आपका ही फ़ायदा है, आंसर्स बेटर होंगे। अच्छा, मैंने एक चीज़ यहाँ पे छोड़ दी, तभी मैं सोच रहा स्टबल बर्निंग, यहाँ पे जो मेजर बात थी जिससे हमने स्टार्ट किया वही छोड़ दिया, स्टबल बर्निंग। देखिए हर चीज़ का सोल्यूशन होता है। एक कंपनी है, एक स्टार्टअप है, उन्होंने क्या किया है, जो किसान है उनसे कांटेक्ट किया, बोला कि आप हमारे को समय दीजिए, हम आपके खेत से पूरी स्टबल को उठा लेंगे। और आपको पता है ये जो बोर्ड, ये जो वाइट दिख रहा है ना, इसके पीछे एक पलाई लगी हुई है, आई थिंक वो कितनी की है पता नहीं, 19 mm की है, पता नहीं 24 mm की, बहुत मोटी पलाई है। एक स्टार्टअप है, ये बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप है, इसने पता क्या किया, जो यहाँ से स्टबल आते हैं उसको कन्वर्ट कर दिया प्लाई के अंदर। आप देखिए प्लाई से तो दरवाजे बनाए जा सकते हैं, खिड़कियाँ बनती हैं, टेबल बनता है, इवन कि जिस बोर्ड के ऊपर मैं पढ़ा रहा हूँ ये भी बन जाता है। तो ये क्या है, सोल्यूशन। तो जब सोल्यूशन की बात आएगी आपको और डिटेल में बताया जाएगा। अब ये सारी चीज़ें मिलके क्या करती हैं, गरबा करती हैं, मतलब कि ये सारी चीज़ें अब मिलके क्या करेंगी, पॉल्यूशन क्रिएट करेंगी, ठीक है। तो देखते हैं किस तरीके का पॉल्यूशन क्रिएट कर रही हैं। ये क्रिएट कर रही है नाइट्रस ऑक्साइड, जो कि सूरज की प्रेजेंस में, ठीक है, सूरज की प्रेजेंस में ये क्या बना देंगी, ग्राउंड लेवल पे ओजोन का क्रिएशन कर देंगी, जिसको बोलते हैं ट्रोपोस्फेरिक ओजोन। क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन।
बना लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, आप बनाइए। मैं थोड़े से अपने यहाँ पे थोड़े एक्स्ट्रा काम है कर लेता हूँ। नहीं मैं यहीं स्टूडियो में खड़ा हूँ, कहीं बाहर नहीं गया, पानी पी रहा हूँ मैं। समझ में आ गया? मैंने बोला था चीज़ों को इतनी सिंप्लीफाई आसान कर दूंगा, क्योंकि देखिए अगर आप यहाँ पे थोड़ा गौर करेंगे ना, तो ये क्या आ गया भाई, इनपुट लैंग्वेज स्विच ना जी, नहीं चाहिए मेरे को, एक मिनट भाई, ये पता नहीं क्या क्या चीज़ें शो करता रहता है। अच्छा, अगर मैं आपको डायरेक्ट ये समझाता ना, भैया ऐसे हवा ऊपर गई, ये गया वो गया, सच में आपके दिमाग में से ना कुछ भी घुसता नहीं, और आपको एक्स्ट्रा बातें बताने का ना समय भी नहीं मिलता मेरे को। तो इसके बाद हम देखिए क्या करने वाले हैं। इसके बाद जो वाटर वेपर्स हैं, ठीक है, जगह बच रही है भाई वाटर वेपर्स के लिए, थोड़ी सी बच रही है, बता देता हूँ। देखिए जो ये वाटर वेपर है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किस चीज़ के लिए, यही पूरा एक हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्रिएट करता है, ठीक है। वाटर वेपर्स, सबसे पहला पॉइंट, इसको बोला जाता है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। कौन सा शब्द आ रहा है, लॉजिकल, ठीक है। एक एक इंच का यहाँ पे क्या रखा जाता है, ध्यान रखा जाता है। एक एक इंच मतलब कितना % पानी ऊपर गया, कितना वो कन्वर्ट हुआ। इसके बाद आता है स्टेबिलिटी एंड इंस्टेबिलिटी। इसमें भाई साहब इतना बेहतरीन एग्जांपल दूंगा ना मैं आपको, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, एक बार लिख लेने दो, स्टेबिलिटी एंड इंस्टेबिलिटी। अभी एक बात बताओ, आप में से कितने जॉब कर रहे हैं, आप में से कितने बच्चे जॉब कर रहे हैं, नीचे कमेंट में लिख के बताओ। ओके, जॉब कर रहे हैं, नहीं कर रहे, स्टूडेंट हैं, वेरी गुड वेरी गुड। और बताओ सर कुछ डेली का नया सीखते हैं, अरे बहुत बढ़िया, डेली का नया सीखते हैं। और बताइए। अब देखिए, जो बच्चे जॉब कर रहे हैं और जो नहीं भी कर रहे हैं, उन सब के लिए सूट बैठती है बात। जो बच्चे जॉब कर रहे हैं, इच्छा ये है कि भाई जितनी मेरी इनकम है ना, इससे ज़्यादा मेरे को इनकम मिलनी चाहिए। और जो बच्चे जॉब नहीं कर रहे, यार मैं कैसे करके, क्या बात है, मेरी चश्मा भी अब जॉब करने के लिए भागने वाली, इंटरव्यू देने जा रही थी अब ये। तो ये क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं, अपने आप को मोटिवेट करते हैं, एक्सेल करते हैं, अपने अंदर नॉलेज करते हैं, स्किल डेवलप करते हैं, ताकि ये क्या कर सके, जॉब ले पाए। अब एक बात बताऊँ, ये सारी जद्दोजहद किस चीज़ के लिए है, ताकि ज़िंदगी में आए स्टेबिलिटी। जब आप लाइफ में स्टेबल होते हैं, आहा क्या मज़ा आ रहा है ज़िंदगी में, ऐसे आपकी फीलिंग होती है, तो यानी कि आपके आंखों से आंसू आएंगे। अरे सर कहाँ से आंसू आएंगे, तो यानी कि जब लाइफ स्टेबल होती है आंसू नहीं आते हैं। जैसे ही लाइफ क्या होती है इनस्टेबल, आंखों से पानी आता है, अरे भगवान मेरे को इतना दुख क्यों दिया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इंस्टेबिलिटी हुई। स्टेबिलिटी का मतलब ये है बारिश नहीं होगी, ठीक है, इसको बोलते हैं ड्राई कंडीशन। क्या बोलते हैं इसको, ड्राई कंडीशन बोला जाता है, ठीक है। यही मैं आपकी लाइफ से कनेक्ट करके आपको बता रहा था। जैसे ही आपकी लाइफ स्टेबल हो जाती है, आंखों से पानी आना बंद, भगवान को ही याद करना हम क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। लाइफ एकदम मस्त सेट जब चल रही होती है। बहुत खुश नसीब है जो अपने अच्छे दिनों में भगवान को याद रखते हैं, बुरे वक्त में तो हर कोई याद कर ही लेता है। तो स्टेबिलिटी क्या होती है, ड्राई कंडीशन, ठीक है। इंस्टेबिलिटी क्या होगी, अरे भाई अब तो देखिए क्या लाइन्स आ रहा है, और बारिश होगी, उसमें बारिश को प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। ज्योग्राफी ऑप्शनल के स्टूडेंट हो, सही शब्द का यूज करना स्टार्ट करें। बारिश को वैसे हम रेन बोलते हैं अगर आप जीएस के स्टूडेंट होते हैं। अभी आप ऑप्शनल लिख रहे हैं तो यहाँ पे प्रेसिपिटेशन का शब्द यूज किया जाता है। ओके, बताइए कैसा लगा एग्जाम्पल। यही मैंने अपने पेड कोर्सेज के बच्चों को दिया था ना। बच्चे कह रहे सर यार जिंदगी में पहली बार ऐसा एग्जाम्पल दिया हमने सुना कि जो सुनते के साथ याद हो गया, कभी अभी भूलेंगे नहीं। अरे फ्रॉग नहीं है, फॉग है, वो धुंध जिसको बोलते हैं, ठीक है। अच्छा एक और यहाँ पे मैं एरोसोल बता दूँ। हाँ वक्त हो रहा है, 1 मिनट में देख लूँ, मेरे को बस 1 घंटे का वक्त मिला था। कोई नहीं, 7 मिनट हैं आज, अभी से अपने पास 7 मिनट हैं। 7 मिनट में तो भाई साहब हम पूरे कोर्स को ख़त्म कर दें। कैसे, अरे पूरा सिलेबस दिखा दूंगा, कोर्स ख़त्म। पढ़ाने के लिए मैंने थोड़ी ना मतलब पूरा कोर्स पढ़ा देंगे। अच्छा देखिए, अब एरोसोल क्यों इंपॉर्टेंट है। हमने यहाँ पे किसकी बात की थी अभी, इंस्टेबिलिटी की बात की थी। इंस्टेबिलिटी मतलब बारिश। अब वो बारिश नीचे तक आती कैसे है, ठीक है। एक और चीज़ मैं बताता हूँ। अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आप किसी चीज़
की सहायता से वहां तक पहुंचते हैं। या तो आप ऑटो करेंगे, इन केस आपके पास कोई व्हीकल नहीं है, व्हीकल है तो व्हीकल के अंदर आप अंदर गाड़ी है तो उसके ऊपर, अगर बाइक स्कूटी है तो क्या करते हैं आप एक व्हीकल का यूज करते हैं, तब आप वहां पे पहुंच पाते हैं। ऐसे ही जो आसमान में जो क्या है पानी की बूंदें लटकी हुई हैं, नीचे तब तक नहीं आएंगी जब तक उसको कोई सवारी ढोने के लिए कोई गाड़ी ना मिल जाए। अब इस गाड़ी का नाम क्या है, इसको बोला जाता है एरोसोल। क्या बोला जाता है, एरोसोल। ये होते हैं डस्ट पार्टिकल। इतनी ऊपर तक डस्ट पार्टिकल पहुंचते कैसे, ये आपके दिमाग में अभी तक डाउट आया कि नहीं आया? हाँ जी सर, ये डाउट आ तो रहा है, बताइए बताइए बताइए, आया कि नहीं आया? जब यार इतना एंथुसियाज्म दिखाइए आप। अब ये एरोसोल क्या होता है, डस्ट के पार्टिकल होते हैं। ये डस्ट के पार्टिकल वो है जो अर्थ अपने ग्रेविटेशनल पुल से खींच रही है, किसको, जो एटमॉस्फेरिक डस्ट है। एटमॉस्फेरिक डस्ट को नहीं, क्या नाम उसका, धरती के बाहर जो डस्ट है ना, उसको खींच रही है अपने अंदर। ठीक है, कोई भी एस्ट्रॉयड आता है या फिर कोई भी मीटियोर होता है, ठीक है, तो छोटे छोटे पार्टिकल में टूट जाता है, क्योंकि जब वो फ्रिक्शन के तहत मतलब अर्थ के अंदर एंटर करता है उसमें फ्रिक्शन होती है। ठीक है, एक और चीज़ बताता हूँ, ये धरती घूम रही है, ठीक है, घूमने की ये डायरेक्शन है। अगर कोई मीटियोर ऐसे एंटर करता है ना, उसकी ब्राइटनेस बहुत ही कम होगी। ठीक है, अगर वो यहाँ से एंटर कर रहा है, ठीक है, क्योंकि अर्थ की रोटेशन भी इस तरफ है और वो भी इसी तरफ से एंटर कर रहा है, और कोई यहाँ से एंटर करेगा ना, उसकी ब्राइटनेस सबसे ज़्यादा होगी और सबसे जल्दी जल के वो छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा, और वहीं पे आपको क्या मिलेंगे, डस्ट के पार्टिकल मिलेंगे। ठीक है, तो हम किसकी बात कर रहे थे, एरोसोल की बात कर रहे थे। और अब ये एरोसोल ही क्या करते हैं, मदद करते हैं हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई बनने का। बताता हूं क्या होता है। ये क्या हो गया, एक डस्ट का पार्टिकल हो गया। अब ये क्या करता है, एक सरफेस प्रोवाइड करता है। आप घर बनाते हैं, हवा में तो नहीं बनाते, उसको भी क्या करते हैं, घर में जो है आपके अच्छे से एक नींव खोदते हैं, ठीक है, प्रॉपर डिजाइन बनाते हैं, यानी कि एक जमीन पे बनाते हैं ना। तो ये जमीन क्या है, बारिश की एक बूंद के लिए काम करता है। ये क्या बन गया, हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। ठीक है, लिखवा देता हूं, नहीं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट था, बताते बताते दिमाग में आ गया, इसलिए मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे। तो आप एक चाहे तो नोट बना के लिख लीजिएगा। ये क्या करेगा, क्लाउड फॉर्मेशन में आपकी कैसे मदद करेगा मतलब एटमॉस्फेयर में जो क्लाउड बनते हैं ना, उसके पीछे का रीज़न होता है। और दूसरा, ये एज ए बेस प्रोवाइड करता है, ठीक है, क्लाउड फॉर्मेशन की, या फिर इसको साइंटिफिक टर्म में बोलते हैं हाइड्रो मतलब वाटर स्कोपिक, यानी कि जो अपने पास लेके आए। ठीक है, एक होता है हाइड्रोफोबिक और एक होता है हाइड्रोफिलिक। ठीक है, स्कोपिक, न्यूक्लियाई मतलब होता है एक। ठीक है, न्यूक्लियाई मतलब होता है एक। वैसे तो आप इसको बोल सकते हैं बहुत ही छोटा पार्टिकल होता है, ठीक है, जो कि क्या करता है, मदद करता है क्लाउड की फॉर्मेशन में। ठीक है, लगे हाथ में आपको एक पॉइंट ये भी बता देता हूं, जब हवा क्या होती है, ऊपर जाती है, ठीक है, जब हवा ऊपर जाती है तो क्या होता है, 5 डिग्री की रेट से, 5 डिग्री जो है उससे जो हवा क्या होगी, ठंडी होती जाएगी। इसको बोलते हैं वेट एडियाबैटिक लैप्स रेट। वेट एडियाबैटिक लैप्स रेट। एक और कंडीशन आती है, अगर हवा 10 डिग्री सेल्सियस से क्या होती है, ठंडी होती जाती है पर किलोमीटर, तो वो क्या कहलाती है, ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट। अच्छा, मैं तभी सोच रहा कुछ तो यहां पे गड़बड़ है। ठीक है, चले आगे। रेट इस तरफ लिखा हुआ है, ठीक है, टेंशन मत लीजिए, दिमाग में नहीं आई तो कोई चीज़ें, थोड़ी देर आप शांत बैठिए। अब एक और आता है जिसको बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट, और वो कितना है, यहां पे लिख देता हूं। नॉर्मल लैप्स रेट आपका 6.5 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, कम होता है पर किलोमीटर पे। ये आपका कहलाता है नॉर्मल लैप्स रेट।
ठीक है, इसको एनवायरमेंटल लैप्स रेट भी बोलते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे EN करके लिख देता हूँ, आप इसको थोड़ा सा क्या रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। ये क्या कहलाया आपका, एक तो है आपका वेट एडियाबैटिक लैप्स रेट, यानी कि अगर हवा क्या है, गीली है, मतलब उसके पास मॉइस्चर है। अगर हवा सूखी है तो वो कितनी ठंडी होती जाएगी, 10 डिग्री। और ये है आपका नॉर्मल, ठीक है। और भी इसके अंदर बहुत सी चीज़ें आएंगी जब हम किसकी बात करेंगे, एडियाबैटिक टेम्परेचर इन्वर्जन की बात करेंगे, तब तो ये सारी चीज़ें क्या करूँगा मैं आपको डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद आता है कि क्लाउड कैसे बनते हैं, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा और ये आज का लास्ट है। ये हम क्या क्या चीज़ें इसके अंदर कवर कर रहे हैं वही यहाँ पे मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट के तौर पे बताया है। सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपसे सवाल ये क्या कर रहा हूँ, लास्ट सवाल है जो आपसे मैं कर रहा हूँ। बहुत सी चीज़ें मैं आपसे पूछता हूँ, रिप्लाई भी करते हैं आप मेरे को, ठीक है, काफ़ी अच्छा लगता है। क्लाउड कैसे बनते हैं, ठीक है, हमने बताया कि क्लाउड की फॉर्मेशन होती है। तब सवाल आता है कि कैसे, इस चीज़ को एक्सप्लेन किया गया था दो यहाँ पे हमारे कौन थे, क्लाइमेटोलॉजिस्ट, ठीक है। सबसे पहला था बर्गन, ठीक है, प्रोसेस, मतलब इसी को दोबारा रिपीट कर लेना, बर्गन प्रोसेस। और दूसरा था क्लाउड फॉर्मेशन थ्योरी, ठीक है। कोटेश्वरम की थ्योरी थोड़े अलग हो जाती है, वो इसके अंदर नहीं पढ़ते हम, ठीक है, वो मॉनसून से रिलेटेड ज़्यादा है, क्लाउड फॉर्मेशन थ्योरी। तो ये था बेसिकली अभी तक हमने जो आपसे डिस्कस किया, ये एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था। कुछ इस तरीके से जब हम एक ऑप्शनल पढ़ते हैं ना, इस अलग अलग डायमेंशन को कैसे कनेक्ट किया जाता है एक तरीके से, वो हम क्या करते हैं, समझते हैं और पढ़ते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन है, उससे पहले हम क्या देखेंगे, अभी जो क्लाइमेट है, यानी कि जो क्लाइमेट और वेदर, इनके अंदर क्या फ़र्क है, मुझे ये बताइए। जब हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज की, ये शॉर्ट टर्म है या वेदर शॉर्ट टर्म है, इन दोनों में से कौन सा शॉर्ट टर्म है, नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इससे मुझे क्या पता चलेगा कि भाई आप कितने डेडिकेटेड हैं, आप कितनी रिसर्च करते हैं, ठीक है। ऐसे खटाखट आंसर करते हो जाइए जो चीज़ यहाँ पे पूछ रहा हूँ, क्योंकि हर चीज़ के पीछे की इंटेंशन होती है। आप एक चीज़ का यहाँ पे क्या कीजिए, जवाब दीजिए, इससे कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। मैं आपके सवाल को पढ़ूंगा, यहाँ पे मैं आपका नाम लेके आपको अप्रिशिएट करूँगा, ठीक है। तो एक आई थिंक जसविंदर गिल जी के द्वारा एक सवाल पूछा गया था कि अगला लेक्चर कौन सा, तो मुझे जहाँ तक एक इन्फॉर्मेशन मिली है वो ये कि वो ये जानना चाह रहे थे कि अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी का अगला लेक्चर कब आएगा। तो अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी वो उतना ही था, वो बाकी आपको सेल्फ स्टडी करना था, उसमें मैंने आपको लेक्चर के अंदर बताया था, ठीक है। तो आज का लेक्चर होता है यहीं पे समाप्त। जो चीज़ें बताई हैं, क्या करेंगे इसके अंदर, माइंड के अंदर चर्निंग करेंगे। कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आता तो ये लेक्चर अभी से और चलेंगे। अभी क्लाइमेटोलॉजी में पहले लेक्चर में किसको यहाँ पे पूरा एक्सपर्ट बनना है इसके अंदर, ठीक है। तो बस पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। और यहाँ पे जो अलग से यहाँ पे बताया था ना 145, 10, 2, 2.0, ये दिमाग के अंदर जरूर बिठाइएगा। इसी तरीके से इस लेक्चर पे आके डेली नई नई चीज़ें सीखने के लिए और अपने ज्योग्राफी ऑप्शनल को और मजबूत बनाने के लिए, और अपने द्वारा मीन्स मेरे द्वारा पूछे गए जितने भी सवाल हैं आंसर इसी तरीके से करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है।